नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 24 के बारे में। यह वर्कशीट अर्थशास्त्र की पुस्तक भारतीय अर्थव्यवस्था की क्षेत्रक नामक अध्याय से ली गई है और इसमें हमें भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में और जीडीपी में उनके योगदान के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस वर्कशीट में हमें भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों के बारे में क्या जानकारी दी गई है और उसके बाद जो सवाल इस वर्कशीट में दिए गए हैं एक एक करके हम उनके जवाबों को जानेंगे। तो चलिए बिना वक्त जाए हुए हम लोग आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो में भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों का अध्ययन। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक पहला है, यह है क्षेत्रक जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, प्राथमिक क्षेत्रक कहलाता है। इसे कृषि व सहायक क्षेत्रक भी कहा जाता है, उदाहरण के लिए कृषि, मत्स्य पालन इत्यादि। नंबर 2, यह क्षेत्रक जिसमें प्राकृतिक क्षेत्रक से प्राप्त वस्तुओं को लेकर नई वस्तुओं का विनिर्माण किया जाता है, द्वितीयक क्षेत्रक कहलाता है। इसे औद्योगिक क्षेत्रक भी कहते हैं, उदाहरण फैक्ट्रियां, भवन निर्माण इत्यादि। तृतीय क्षेत्रक प्राथमिक व द्वितीयक क्षेत्रक के उत्पादन गतिविधियों में सहायता करता है, इसे सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं, उदाहरणतः बैंकिंग, परिवहन इत्यादि। सकल घरेलू उत्पाद किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में देश के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। तीनों क्षेत्रकों के उत्पादन के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। दोस्तों, इंग्लिश में इसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन या जीडीपी कहा जाता है। उसके बाद है दोहरी गणना की समस्या। तब उत्पन्न होती है जब राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सभी उत्पादों के उत्पादन मूल्य को जोड़ा जाता है, क्योंकि उसमें कच्चे माल का मूल्य भी जुड़ जाता है। अतः इससे बचने के लिए केवल अंतिम उत्पादों के मूल्य की गणना की जाती है। अब सकल घरेलू उत्पाद में क्षेत्रकों का योगदान, और ये जो वर्ष हैं 2 वर्ष लिए गए हैं, 1971-72 और 2011-12। इसमें प्राथमिक क्षेत्र की यदि बात करें तो 1971-72 में ये करीब 40% था और 2011-12 में ये 15% रह गया घटकर। द्वितीयक क्षेत्र की यदि बात की जाए तो 1971-72 में ये 25% था, जबकि 2011-12 में भी ये 25% ही है। और तृतीयक क्षेत्र की यदि बात की जाए तो 1971-72 में ये लगभग 2011-12 में ये लगभग 60% हो गया। अब दोस्तों, यदि इन क्षेत्रों को द्वारा लोगों को प्रदान किए जाने वाले रोजगार की बात की जाए तो आधार वर्ष वही है 1971-72 और 2011-12। प्राथमिक क्षेत्र की यदि बात की जाए तो ये 74% था 1972-73 में और 2011-12 में ये 49% हो गया घटकर। द्वितीयक क्षेत्र की यदि बात की जाए तो ये 1972-73 में 11% था और 2011-12 में बढ़कर 24% हो गया। और तृतीयक क्षेत्र की यदि बात की जाए तो 1972-73 में ये 15% था, जो अब 27% हो गया है। अब इस तालिकाओं से हम जो जानकारी निकाल सकते हैं वो इस प्रकार है। उपरोक्त सारणी से यह स्पष्ट होता है कि द्वितीयक क्षेत्रक एवं तृतीयक क्षेत्रक का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान 3/4 है, जबकि यह कार्यशील जनसंख्या की लगभग 50% आबादी को ही रोजगार प्रदान करते हैं। पिछले कुछ सालों में अर्थव्यवस्था की प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भरता कम हुई है, परंतु यह अभी भी कुल कार्यरत जनसंख्याओं के लगभग 50% आबादी को रोजगार प्रदान करता है। इससे अभिप्राय यह है कि कृषि में आवश्यकता से अधिक लोग कार्यशील हैं। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि कृषि क्षेत्र में लगे लोग अन्य बेरोजगारी की समस्या का सामना कर रहे हैं। यह बेरोजगारी छिपी हुई होती है, इस प्रकार की बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये वर्कशीट थी जिसमें हमें अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में जानकारी दी गई और अब हम इस वर्कशीट में पूछे गए सवालों की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, पहला सवाल है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों की तुलना करें, और इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र सर्वाधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है, जबकि जीडीपी में इसका योगदान बहुत कम है। जबकि दूसरी ओर तृतीयक क्षेत्र लोगों को रोजगार देने में के विपरीत जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान भी देता है, जबकि द्वितीयक क्षेत्र मध्य श्रेणी में है। दूसरा सवाल बाद से आप क्या समझते हैं, और इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं
कि सकल घरेलू उत्पाद से अभिप्राय है एक वर्ष में देश में उत्पादित होने वाली वस्तुओं तथा सेवाओं का योगदान, अर्थात एक साल में देश में जितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है यदि उन सबको हम आपस में जोड़ दें तो वो जीडीपी बन जाता है, जिसको हिंदी में है कि छिपी हुई बेरोजगारी का वर्णन कीजिए। और इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि जब कुछ लोग कार्य करने में उनका कोई योगदान नहीं होता तो ऐसी स्थिति को छिपी हुई बेरोजगारी कहा जाता है। यह मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में दिखाई देती है। तो दोस्तों ये एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें हमें लोग काम करते हुए तो नज़र आते हैं लेकिन कुल उत्पादन में उनका कोई योगदान दिखाई नहीं देता। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि किसी खेत में 10 लोग मिलकर 500 किलो गेहूं उगाते हैं, उनमें से अगर हम 2 लोगों को हटा दें तो 8 लोग मिलकर भी 500 किलो गेहूं ही उगाते हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि 2 लोग ऐसे थे जिनका कुल उत्पादन में कोई योगदान नहीं था। ऐसे 2 लोग छिपी हुई बेरोजगारी का शिकार थे। ऐसी बेरोजगारी को हम छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। तो दोस्तों ये थे आप लोगों की आज वर्कशीट नंबर 24। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा दोस्तों। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।